हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे 45 डेज़ की वो स्ट्रैटेजी जिसको कि यूज़ करके आप जो है अपना बेस्ट स्कोर कर पाएंगे इन क्लास 9th के अंदर। ठीक है, आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे, आपका हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपना बेस्ट स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या, आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके पक्का मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप इस वीडियो के नीचे लिख के जाएंगे कि हाँ, हमने इसको फॉलो किया और आपके मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है तो। और आपके साथ डिस्कस करेंगे डेली रूटीन, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। आपका हर सब्जेक्ट के अंदर टारगेट होना चाहिए कि 68, 70, 75, 76, 78, 80 में से। ठीक है, ये 80 में से स्कोर्स लिखें, आपको इतना टारगेट करना है। परसेंटेज आपका 10 से 15% इंक्रीज कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको इस स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्वेश्चन नहीं करना है कि हमें ये क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। जो जो बताता जा रहा हूँ चुपचाप करते जाओ, आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अपने सबसे प्यारे सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिक्स, जिसमें कि आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 80 में से 75 के आसपास ला रहे हैं, 76 ला रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। क्या करना है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव पैटर्न पे होते हैं, यानी कि एक फॉर्मूले पे आपने क्वेश्चन किया, उसी पे हो सकता है दूसरा भी हो, तो उसको छोड़ देना है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले करना है, या किसी फॉर्मूला पे सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन हो सकता है उसको सॉल्व कर लेना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करना है। ठीक है, और कम से कम इस चीज़ को आपको 2 बार सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो आपने इतना भी कर लिया तो आप इजीली एग्जाम्स के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद अब आपको एक लेवल और ऊपर जाना है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, कौन से लगाने कौन से नहीं लगाने उस पर मैं अभी आने वाला हूँ, सो आराम से देखो। ठीक है, बताता हूँ आपको। उसके अलावा आपको एक चीज़ सॉल्व करनी है, जो कि होंगी प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ये मैं दूंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर 10-10 क्वेश्चन लिखे होंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के अंदर वो आते ही आते हैं, वही क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। आपको 10 क्वेश्चन की शीट मिलेगी। ठीक है, आपको पर डे उसको सॉल्व करना है, यानी हर दिन एक नई शीट होगी, आपको उसको सॉल्व करना है। कब मिलेगी, कब से मिलेगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, साथ में आपको एंड में जो है 5 सैम्पल पेपर पूरे के पूरे लगाने, वन सिटिंग, मतलब एक बार में बैठ के पूरे 5 सैम्पल पेपर लगाने, यानी एक बार में एक, दूसरी बार में दो, ऐसे करके 5 सैम्पल पेपर लगाएंगे। सैम्पल पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करेंगे कि हमने क्या गलतियां कर रखी हैं, उसको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे ये सब कुछ करने के लिए, तो देखो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, पहले देखो जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उसको मार्क करवा दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उस पर। आपको जो 10 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जो सेट्स हैं, 15 से भी ज़्यादा सेट हमने खुद क्रिएट कर रखे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जिनको आपने कर लिया तो आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आप उतना भी कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करवाओगे। आपको 5 सैम्पल पेपर दूंगा, या 5 से भी ज़्यादा, जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं, जिनको कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है आराम से बैठ के घर पे। ठीक है, उसके अलावा एक प्रो लेवल की रिवीजन वीडियो आएगी। ये प्रो लेवल रिवीजन वीडियो क्या है, इसके अंदर हम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, उनके ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करेंगे मात्र एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो अभी बाद में आएगी, अभी तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो को क्रिएट करने की। उसके बाद ये सब कुछ तो हमें कंटेंट मिल जाएगा। अब इसको कवर कैसे करेंगे, तो हमारा स्टार्टिंग में टारगेट होना चाहिए कि 20 डेज के अंदर हम सब कुछ मैथ्स के अंदर कवर कर पा रहे हो। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ तो हम एटलीस्ट 20 डेज के अंदर कवर कर लें। उसके बाद आराम से एक काम करना है, एक पेज लेना है, मतलब 3-4 पेज लेना है, उसके ऊपर पूरी जितनी भी बुक में आपके चैप्टर्स हैं और उन सबके फॉर्मूलाज हैं, उन सबके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कुछ आपको उन पेजेस के ऊपर नोट्स करना है। और कैसे नोट करना है, रैंडमली नोट करना है। रैंडमली का मतलब क्या है, जैसे कि हो सकता है पहला जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो आपने पॉलिनोमियल से लिखा। ठीक है, तो दूसरा जो आप लिखेंगे वो आप चाहे तो स्टैटिस्टिक्स का लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको मिक्सअप करके लिखना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो स्विच कर पाएगा क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, आपको हो सकता है ये शुरू में ऐसा ऐसा ना लगे कुछ हो पाएगा, पर बहुत फायदा होगा अगर आप मिक्स करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन तो यार कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन किसी और चैप्टर से, दूसरा किसी और चैप्टर से, तीसरा किसी और से। तो जब आप इस तरीके से रिविजन करेंगे मल्टीपल चैप्टर्स के बीच में स्विचिंग करके, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस चीज़ को भी डेवलप कर लेगा कि कोई सा भी नया क्वेश्चन आएगा तो नया फॉर्मूला कैसे इस पर फटाफट अप्लाई करना है और क्या कॉन्सेप्ट मैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो है एक फॉर्मूला शीट पूरी क्रिएट करनी है कंप्लीट सिलेबस की। ठीक है, इसमें 2-3 पेज लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लग जाए, लेकिन बनानी जरूर है, इसके बिना यार आपका काम नहीं होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 10 क्वेश्चन जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, एक्सट्रीमली मतलब सच में भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लिया आपने तो सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है,
तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज कैसे करोगे? रिवाइज करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला तो या तो आप लिख के सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, लेकिन देखो रोज रोज लिखोगे तो इतना टाइम मिलेगा नहीं लिखने का। तो करना क्या है, एक बार में अच्छे से प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद रोज आपको उस कॉपी को खोलना है और खोलने के बाद स्कैन करना है। स्कैन कैसे, मतलब पूरा देखना है कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या अप्रोच है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत भूल रहे हो या क्वेश्चन मुश्किल है, तो आप दोबारा उसको ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सैम्पल पेपर जब लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स करते रहेंगे, तो उसके अंदर वो कई बार होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आएंगे, जिससे कि आप जो है अपने आप ही टेस्ट हो जाएंगे कि क्या आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तो दोबारा सीख लेंगे, क्योंकि हमारा काम है सीखते रहना, ग्रो करते रहना। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आप ये जो शीट बनाएंगे, इस शीट को बनाने के बाद डेली रिवाइज करना है, एक दिन में स्किप नहीं करना है इसको। ठीक है, एक दिन में स्किप नहीं होना चाहिए आपको, हर दिन इस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस में आप कैसे स्कोर करेंगे? तो साइंस में हमें पता है 3 सेक्शन है, एक हमारा फिजिक्स है, एक हमारा केमिस्ट्री, एक हमारा बायोलॉजी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, कॉन्सेप्ट। साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, जो भी आपको दे रखा है, मान लो कोई केमिकल फार्मूला बन रहा है तो वो बन क्यों रहा है, सेल्स हमारे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, टिश्यूज़ के क्या फंक्शन है, सब कुछ हमें प्रॉपरली हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद देखो फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि हमें सारी एसआई यूनिट पता हो, राइट। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ये सारी की सारी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज हमको सारे याद रखने हैं। फॉर्मूला की शीट मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी है। ठीक है, जितने चैप्टर है फिजिक्स के, आपको सबकी फार्मूला शीट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसको कि आप जो है इजीली पढ़ के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, अगर डेरिवेशन आपके एग्जाम से में आ रही है तो डेरिवेशन फोकस कर लेना। ज़्यादा डेरिवेशन आती नहीं है, कुछ होंगी मैं आपको बता दूंगा, उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिर्फ उतनी कर लोगे बहुत है, अगर एग्जाम में आ रही है तो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, और पूछता भी है तो ईजी पूछता है। और कुछ हमारे फेमस न्यूमेरिकल्स है जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो रिपीटेटिव न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से। और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि 90% ऑफ द टाइम्स आपसे थ्योरी पूछ जाएगी फिजिक्स के अंदर भी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम के अंदर ओ भाई न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, मैं क्या करूंगा। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे। हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल का वेटेज इस प्रकार से हो कि 12 से 13 नंबर का आ गया, लेकिन 12-13 नंबर भी मायने रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे। हो सकता है आपको कुछ भी आता हो तो आपको कुछ कुछ मार्क्स उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी तरफ से पूरी चीज़ें सीख के जाए, जिससे कि हम सब कुछ कर पाए वहाँ पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी हम जो है यहाँ पे कवर कर लेंगे, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी वही सेम बात है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो थ्योरी पूरी इसके अंदर कवर करनी है, क्योंकि थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। डिफरेंसेस के क्वेश्चन आएंगे, कॉलोइडल क्या होता है, ठीक है, होमोजेनस हेट्रोजेनस के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, कुछ की टर्म्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारी याद करनी है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बायोलॉजी के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारी थ्योरी आपको याद करनी है। जो को याद तो करना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट है, पर क्या करें, याद किए बिना काम चलेगा भी नहीं ना, तो याद तो करना पड़ेगा। और ये मान लो कि यार एग्जाम तक ही तो याद रखना उन चीज़ों को। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमें आगे भी पता होनी चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम तक के लिए तो पढ़ सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो की टर्म्स जितनी भी है सारी आपको याद रखनी है, राइट। जैसे कि लाइसोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इज द पावर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये सब कुछ यार आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम है, आपको हर एक डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि आप एग्जाम्स में बेटर आंसर लिखेंगे। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ऑफकोर्स देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या डायग्राम सिर्फ बायोलॉजी के अंदर है? नहीं, तो डायग्राम हमारे फिजिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका साउंड चैप्टर आ रहा है, ठीक है, अगर उस पर सोनार पे क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, इको के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो, या वेवलेंथ बना के दिखा सकते हैं साउंड की, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो वहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया जा सकता है। ठीक है, या फिर ईयर का डायग्राम आ गया, तो अब ईयर का डायग्राम सुनने में तो बायोलॉजी का लग रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारा फिजिक्स के अंदर आता है, क्योंकि साउंड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो, कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो और फिर भूल गए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको इन डेप्थ पढ़ना है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो हो कहाँ रहा है। ठीक है, वो सोचते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो ऐसी बातें आपको इन डेप्थ में पता होनी चाहिए, राइट। जैसे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन कैसे कि जैसे कोई चीज़ बढ़ेगी तो कोई चीज़ घटेगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गए, चाहे आपका ग्रेविटेशनल का रिलेशन हो गया, आपका रेडियस के साथ हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। मास के साथ क्या रिलेशन है, इनर्शिया का क्या रिलेशन है, तो ये सब कुछ आप क्लैरिफाई करके रखेंगे दिमाग के अंदर, जब भी आप इजीली जो है और अच्छे से एग्जाम के अंदर आंसर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको इसके अंदर भी एक प्रो लेवल की रिवीजन वीडियो मिलेगी, मेरी गारंटी है। अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक गो के अंदर रिवाइज हो जाएंगे,
और आप एग्ज़ाम्स के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, जो कि एग्जाम्स में आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे। इसके अलावा क्या करना है भाई, रिवाइज करते रहना डेली, जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द की। ठीक है, जो बच्चा रिवीजन कर सकता है वही बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो रिवीजन करते रहें, रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से याद होती है, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को भूलते रहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है आपके लिए, देखो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है, चाहे आपका वर्क एनर्जी पावर हो गया, चाहे आपका ग्रेविटेशन हो गया, चाहे आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, हर एक चैप्टर की हमारे पास बहुत ही बढ़िया शीट पड़ी हुई है, जिसके अंदर हमने बेस्ट क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन बेस्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप बेस्ट अपने मार्क्स लेके आ पाएंगे। ठीक है, और हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो आपको अलग से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन करना जरूरी है? तो हाँ, उनको अच्छे से रीड जरूर कर लें कि क्या क्या आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस क्या है, आंसर्स क्या है उनके। बाकी हमारी शीट आप करेंगे तो उससे आपको बहुत ही तगड़ा वाला रिवीजन हो जाएगा। साथ में मैं आपको 8 से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपने क्या करना है, बैठ के सॉल्व करना है। अच्छा, ये करने का भी सैम्पल पेपर वो भी हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल हो जाता है। ठीक है, साइंस एंड इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स हमारे इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ये चीज़ें करनी है और हम जो है ऑलमोस्ट स्कोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में भी हो जाता है, साइंस में भी हो जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, पर कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को भी खत्म करेंगे। किस तरीके से, देखो सबसे पहला काम ग्रामर कर लें। ग्रामर क्यों? क्योंकि ग्रामर का पोर्शन जो है छोटा भी है, ईजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो आप ये जल्दी कर पाएंगे और फटाफट से ग्रामर को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या, उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हैं। आप चैप्टर्स के लिए भी वन शॉट देख सकते हैं, और किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। ठीक है, याद रहे आपको फोकस समझने पे करना है, रटने पे नहीं। आप जितना समझेंगे आप उतने बेटर लिख पाएंगे, क्योंकि देखो लिखना हम लोगों को आता है, पर कि लिखना क्या है हमें वही नहीं पता। तो हमारा क्या एम होना चाहिए कि हमें अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ठीक है, आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है इंग्लिश के लिए, एक छोटी सी नोटबुक बना लें, जिसके अंदर आप हर एक चैप्टर की, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, पोयम पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब आपको पता नहीं होगा, या जो कि आंसर्स के अंदर जब आप उनका यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो उन सभी कीवर्ड्स को अच्छे से लिखना है, उनका मीनिंग लिखना है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, बताता हूँ कैसे। अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स रीड करना है, राइट? क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, आपको अलग से रीड करना है। कोई से भी आपको किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या किसी बुक के अंदर मिल जाएगा, या आपके स्कूल वालों ने लिखवा रखा होगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि किस प्रकार से उस आंसर को लिखा गया है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया गया है। और जब आप उसके अंदर के वर्ड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो जो आपने नोटबुक बना रखी है उसी के अंदर से वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए नोटबुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अच्छे वर्ड्स, अच्छे वोकैब का यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। टीचर को अच्छा लगता है कि अरे वाह, बच्चे को तो चैप्टर के अंदर की चीज़ें पता है। ठीक है, उसको वोकैब अच्छी पता है, उसका वोकैब अच्छा है, उसका ग्रामर सेक्शन अच्छा है, तो आपको देखो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको सारा का सारा कंटेंट, राइटिंग सेक्शन का जो है उसका फॉर्मेट समझ लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेट ही नहीं पता रहता कि करना क्या है, लिखना कैसे। ठीक है, तो फॉर्मेट अच्छे से क्लियर करके रखना, और साथ ही साथ पॉपुलर एग्जाम्पल्स को रीड करना। क्यों? क्योंकि जब आप पॉपुलर एग्जाम्पल्स को रीड करके जाएंगे तो बहुत ही हाई चांस रहता है कि आपके एग्जाम के अंदर भी वही चीज़ आ जाए। तो अगर आपने रीड कर रखा है तो आपको आइडिया रहेगा। देखो, हमें ना नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तभी तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, अगर हमें नॉलेज नहीं तो हम लिखेंगे क्या? जैसे कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है, अक्सर इस पे एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखो। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का आपको पता होना चाहिए। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको जो है कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, क्या पॉल्यूशन किस टाइप का होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि इस तरीके के जो पॉपुलर जो राइटिंग सेक्शन है आपसे अक्सर जो है पूछे जाते हैं। आपको लेटर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली फॉर्मेट में देखना है, समझना है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप उनके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। इतना मोर देन इनफ रहता है इसके अंदर। उसके अलावा आपको 5 से 6 सैम्पल पेपर पूरे पूरे लगा लेना है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो अगर आपको भी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। आगे हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है देखने में, पर सच्ची बताऊं तो आसान होता है। ठीक है, सोशल स्टडीज़ के अंदर स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है बाकियों से। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको क्या बताऊं अभी। देखो, जैसे कि पॉलिटी है, आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियो है, और इकोनॉमिक्स है। तो देखो, पॉलिटी पॉलिटी तो अच्छा होता है, जियोग्राफी भी अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स भी ठीक है, पर हिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब बोर फील होता है, मानता हूँ, पर करना पड़ेगा ना एग्जाम के लिए। तो देखो, इसके अंदर भी वही है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो, थ्योरी पूरी याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी याद करो। और यही काम आपको जियो में भी करना है, और ये काम इकोनॉमिक्स में भी करना है। बस थोड़ा सा चेंज है, उसको याद रखना। क्या?
पॉलिटी के अंदर जितनी की टर्म्स है सबकी मीनिंग याद कर लेना अच्छे से, बहुत आवश्यक है ये। की टर्म्स देखो यार सबके अंदर करनी पड़ेगी, हिस्ट्री में भी करनी है, जियो में भी करनी है, इकोनॉमिक्स में भी करनी है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हिस्ट्री के अंदर आपको डेट्स और सीक्वेंस याद करना है। अभी सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है सीक्वेंस मतलब कोई सी चीज़ किस ऑर्डर के अंदर हुई है, राइट। पहले किसी ने इन्वेड किया, किसी ने राज किया, किसी ने क्या किया, बिल्कुल ईयर वाइज आपको जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर आमतौर पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, बोलेगा सीक्वेंस के अंदर अरेंज करो क्या क्या चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो हर एक चैप्टर में से 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करने ही करना है। और जियोग्राफी के अंदर क्या है, जियोग्राफिकल वैल्यूज याद करनी है, राइट। जैसे कि आपका लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, क्या क्या वैल्यू होती है उसको अच्छे से याद कर लेना। इकोनॉमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि अ, अगर आप पॉवर्टी के बारे में लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपको डेटा दे सकते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है, उसको फिगर आउट करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको जो है बता पाएंगे। अब करना क्या, देखो एसएसटी पढ़ने के लिए आप जो वन शॉट देख सकते हो यूट्यूब पे, ऑफकोर्स देख सकते हो, बट वन शॉट में यार एक चीज़ का ध्यान देना क्या, कि वन शॉट आपको जो है 1.5x की स्पीड में देखना है। आप आराम आराम से देखेंगे नॉर्मल स्पीड में तो टाइम वेस्ट करेंगे अपना भी, और बस अपना ही करेंगे और किसका करेंगे। ठीक है, तो यार 1.5x पे देखना वन शॉट। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि यार कोई मूवी नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वन शॉट को एज अ मूवी देखते हैं। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ वीडियो, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो यार नोट्स बनाओ प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे से पोस्टर में बैठो, टेबल पे बैठो। ठीक है, टेबल चेयर लगाओ, वहाँ बैठो, अच्छे से वन शॉट देखो। किसी भी टीचर का देख रहे हो, ठीक है, किसी भी टीचर का देख सकते हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी टीचर का देखें वन शॉट, देखें और पढ़ाई करें। ठीक है, और नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से रिवाइज करें। एसएसटी में तो खास तौर पे कंपलसरी होता है कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए, बिना नोट्स के तो यार पढ़ नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना बना लेना भले ही। ठीक है, 2-2 पेज के नोट्स बना लेना, लेकिन बना लेना ज़रूर और उनसे पढ़ना। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को। आगे हम बात करते हैं हिंदी की स्ट्रैटेजी। हिंदी की स्ट्रैटेजी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हिंदी के अंदर क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पोएम्स के अंदर। तो पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है आपको अच्छे से डिटेल में समझना है कि पोएम किस लिए लिखी गई है, क्या रीज़न है। ठीक है, क्या ऑथर वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसका। उसके अलावा यार व्याकरण पहले कर लो। देखो इंग्लिश में क्या ग्रामर बोल दिया, हिंदी में व्याकरण बोल दिया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये इजी और स्कोरिंग होती है इसलिए कह रहा हूँ। अब छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि व्याकरण के अंदर इस्तेमाल करके आप इजीली आंसर भी कर सकते हो, तो यार ट्रिक्स भी आपको पता होंगे तो काम हो जाएगा आपका हिंदी के अंदर तो। ठीक है, और अब वीडियोस देखें ज़रूर, यूट्यूब पे देख सकते हैं, चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसके अंदर भी कीवर्ड्स वाला काम ज़रूर करें, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स होते हैं चैप्टर के आपने यूज़ करना है। अगर आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स के अंदर तो यार आपको ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम आप पैटर्न फॉलो कर लें, क्या क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें कैसे लिखा गया है। ठीक है, जितना भी कंटेंट है राइटिंग सेक्शन का सिमिलरली उसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं जैसा हमने इंग्लिश के अंदर किया था। इसके अंदर भी आप 5 से 6 सैम्पल पेपर लगा लें और स्पेलिंग को आप अवॉइड करें। ठीक है, जो स्पेलिंग जो आप गलत लिखते हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि स्पेलिंग्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। अच्छा देखो एक डाउट रहता है क्या साइंस में हमारे स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं, तो देखो साइंस में स्पेलिंग के मार्क्स बहुत कम कटते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट सही लिख रहे हैं तब तक आपके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी स्पेलिंग के मार्क्स कटेंगे। और मैथ्स में तो खैर स्पेलिंग्स का चक्कर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 90+ लाना तो आसान काम है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका एसएसटी भी हो गया, और हमने हिंदी भी डिस्कस कर लिया। क्या कुछ बचा है, देखो अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको कैसे करेंगे उसमें मैं अभी आता हूँ। ठीक है, बात करते हैं। देखो अब सवाल ये उठता है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए हमारा करने का, इसको कैसे करें इन चीज़ों को। देखो हम तो भाई स्कूल जाते हैं तो हम करें क्या। देखो अगर जब तक आप स्कूल जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 3 घंटे घर पे पढ़ें। ये 3 घंटे घर पे आपका स्कूल का टाइम नहीं है, आपके ट्यूशन का टाइम नहीं है, आपका खुद का टाइम है। आप 3 घंटे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर सुबह थोड़ा पहले उठ जाएंगे तो 1 घंटा वहाँ मिल जाएगा, शाम को घर सोने से पहले 2 घंटे आप पे होते हैं। भैया स्कूल का होमवर्क करना होता है, स्कूल के होमवर्क में यार क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो। अब होमवर्क से कैसे बचें, होमवर्क से बचने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी होमवर्क मिल रहा है स्कूल में यार, हो सकता है कोई सा खाली पीरियड होता होगा, मान लो फ्री पीरियड मिल गया एक गलती से। ठीक है, उसके अंदर कर लो। ठीक है, कोशिश करो उसके अंदर कर लो, जितना फ्री टाइम मिलता है स्कूल के अंदर उसको होमवर्क करने के अंदर यूटिलाइज करो। चलो मान लिया फ्री टाइम नहीं भी मिल रहा है, अब क्या करें। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है होमवर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आप फूल पत्तियाँ सजाएंगे। ठीक है, आप नॉर्मल होमवर्क करें, नॉर्मल राइटिंग से लिखे, टीचर को कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ठीक है, वो काम चेक हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपने करना क्या है, 3 घंटे पहले पढ़ लो। 3 घंटे आपने पढ़ लिया है ना अगर दिन में, फिर जो बचा हुआ टाइम है रात का सोने से पहले, उस टाइम पे आप होमवर्क करो। ठीक है, पहला टारगेट पढ़ना होना चाहिए। अगर आपके पढ़ाई के टारगेट पूरे हो जा रहे हैं, फिर लग रहा है टाइम बचा है, तो फिर आप होमवर्क करो। नहीं तो होमवर्क को थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके एडजस्ट करो। पढ़ना ज़रूरी है, पहले होमवर्क तो होता रहेगा। ठीक है, 1 घंटे आप डेली मैथ्स कर लो, और 1 घंटे आप साइंस या एसएसटी पढ़ लो, दोनों साथ में ही पढ़ सकते हो आप। 1 घंटे आप जो है इंग्लिश और हिंदी पढ़ लो।
इंग्लिश या हिंदी में से मतलब कुछ ही पढ़ सकते हो, वो ऑप्शनल है आपके पास। कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश उठा लो, हिंदी उठा लो, पढ़ लो। अब मान लो यार, अब आपकी स्कूल की छुट्टियां भी तो पड़ती हैं, है ना? सैटरडे भी ऑफ होता है, कई बार संडे ऑफ होता है, तो उस दिन क्या करें? उस दिन आप कोशिश करें कि 9 से 10 घंटे पढ़ने की। अरे 9 से 10 घंटे मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मेरे बस की नहीं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ ना, पढ़ लोगे आराम से। देखो, पहला काम क्या, 3 घंटे आप मैथ करो। 3 घंटे मैथ कैसे करें? देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। आप 3 घंटे मैथ करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसका पेपर लगा लो पूरा, ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर 3 घंटे का, तो 3 घंटे की मैथ हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है यार 3 घंटे मैथ में से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप पेपर लगा लो। उसके अलावा यार 1.5 घंटे साइंस पढ़ लो, और 1.5 घंटे एसएसटी पढ़ लो, ठीक है। और कम से कम एक सैम्पल पेपर तो यार छुट्टी के दिन लगाना है, ठीक है। या तो आप मैथ का लगा लो, अगर आप में काबिलियत है तो यार मैथ का भी लगा लो, और साथ ही साथ किसी अदर सब्जेक्ट का 3 घंटे का लगा लो। तो 3 3 6 घंटे ये हो गए, और 7 और 8, और अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे की पढ़ाई आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो 9 घंटे पढ़ सकते हो आप आराम से, अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो गलतियाँ होंगी उसको ठीक करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियों को ठीक नहीं करते, और फिर नुकसान हो जाता है बाद में, ठीक है। तो गलतियों पे ध्यान देना कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनको ठीक करना है आपको। ठीक कैसे करेंगे? आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने ट्यूशन टीचर से पूछें, या ऑनलाइन रिसोर्सेज से पता करें। एआई का ज़माना है यार, यूज़ करो, चैट जीपीटी खोलो, पता करो कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, उनको ठीक करो, फिक्स करो। हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए कि आई विल स्कोर बेटर, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मैं बेटर स्कोर करूँगा, मैं बेटर स्कोर करूँगा। आपको खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। कुछ भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यार इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब तक आप चाहते हो ना कि कोई चीज़ करनी है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं नहीं मैं तो अचीव करना चाहता हूँ, तो आप कर लोगे, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव दिस बट यू कैन डू इट, ठीक है। कोई भी कर सकता है अगर वो चाहता है तो। डिपेंड करता है, अगर आप यार एक्सट्रीम मेहनत करते हो, आप सबसे आगे जाते हो, अगर आपने इतनी मेहनत कर रखी है जितनी किसी ने नहीं कर रखी, या इतनी कर लेते हो कि आप अपने क्लास में जितने बच्चे उनसे ज़्यादा मेहनत कर रही है आपने यार, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। भले ही मान लो यार आप फर्स्ट नहीं आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नहीं आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ आ रहे थे तो फोर्थ से यार थर्ड आ जाओगे, थर्ड आ रहे थे थर्ड से सेकंड पे आ सकते हो यार, सेकंड से हो सकता है फर्स्ट वाले को compete कर सकते हो। अगर आप 10th आ रहे थे तो 10th से 7th पे आ सकते हो। बस डिपेंड करता है क्या आप वो मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। तो यार मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे बढ़ जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। आपका छोटा सा बस प्रोसेस हमें फॉलो करना है। क्या आपने यार सोना ज़रूर है, नींद पूरी करो आराम से। कितने घंटे सोना चाहिए? 6 6 घंटे सो लो, 6 से 7 घंटे। और एग्जाम टाइम में यार थोड़ा अगर कम भी सोओगे ना तो मरोगे नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहनी है, उसके बाद यार खाओ पियो और फिर दोबारा सो जाओ। खाओ सो जाओ फिर पढ़ो। अरे हम तो मोटे हो जाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े मोटे भी हो जाओगे तो, ठीक है। पढ़ाई जो ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग लगता है, तो खाना ज़रूरी है। तो खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी और ब्रेन आपका अच्छा काम करेगा। तो खाना वाना खाते रहें, पानी वानी पीते रहें, पढ़ाई करते रहें, सो जाएं, पढ़ लें, ठीक है। यार फ़ोन ना चलाएं, फ़ोन चलाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब ठीक है, अब वो बात तो नहीं कह सकता कि यार फ़ोन फेंक दो कहीं पे। फ़ोन तो हमें यार यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम पड़ता है। कभी आपके स्कूल से मैसेज आ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कुछ आपको पढ़ना ही है, तो उसके लिए फ़ोन आपको उठाना ही पड़ेगा। तो फ़ोन को बंद कर देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि आप उसको कम यूज़ करें, या जब तक यूज़ कर रहे हो तब तक उसका प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। ये ना हो कि आप उसमें लोफी म्यूज़िक लगा के बैठ के पढ़ने के लिए, ठीक है। और यार आपको कोई रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको यार रिग्रेट हो रहा है ना, मतलब फिर ये है कि ये आपने मेहनत नहीं करी। जब तक आप पूरी मेहनत करते हो, पूरा एफर्ट लगाते हो ना, फिर आपका रिजल्ट जो आता है आपको उस पे पछतावा नहीं होता। लेकिन जब बुरा लगता है, जब हमने यार मेहनत ना कर रखी हो, तब हमें लगता है अरे यार काश मैं पढ़ लेता। फिर ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता, वो काश जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है, ठीक है। वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस बार बिल्कुल भी, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, मैं पढ़ सकता, ये नहीं करना आपको। आपको कंप्लीट अपना जो प्योर हार्डवर्क है पूरा लगा देना, जितना आप लगा सकते हैं। ब्लाइंड फेथ होना चाहिए आपका। मैं अब देखो बहुतों को यार ब्लाइंड फेथ क्यों करें हम, हमारे तो भैया नहीं आएंगे मार्क्स, देखो बेकार की बात है। जब तक कुछ हो नहीं जाएगा आप कैसे कह सकते हैं कि वो हो रखा है, ठीक है। तो यार ब्लाइंड फेथ रखो, मतलब अंधा बिलीव करो बिल्कुल, ठीक है, कि मेरे मार्क्स आएंगे, मैं स्कोर करूंगा, मैं बेटर हो जाऊंगा इस बार, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको शांति से इस पूरी चीज़ को जो है फॉलो करना है, और आप जो डेफिनेटली ग्रो कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं अगर आप इस पूरी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जितना भी कंटेंट है आपका, वो सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। तो तब तक के लिए यार हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।